आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इस वीडियो में हम लेड चैम्बर प्रोसेस के तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है, लेकिन इस वीडियो के बाद ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी। मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। सल्फ्यूरिक एसिड को दो तरह के प्रोसेस से बनाया जाता है, उनमें से एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, दूसरा लेड चैम्बर प्रोसेस है। तो आज हम यहाँ पे लेड चैम्बर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में 1746 में सबसे पहले जोहन रेबक ने इसको लेड लाइन चैम्बर में बनाया और उसके नतीजे में बनने वाला सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर भी था और लेस एक्सपेंसिव भी था। इससे पहले गिलास के कंटेनर में ये बनाया जाता था और इस वजह से क्योंकि जोहन रेबक ने इसको लेड चैम्बर में बनाया तो इस प्रोसेस का नाम लेड चैम्बर प्रोसेस रखा गया। और इसके अलावा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके दौरान हीट खारिज होती है और जब भी इसकी डिजाइनिंग की जाती है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उस हीट को हैंडल करके हम अपने प्रोसेस को एफिशिएंट बनाएं। लेड चैम्बर प्रोसेस के इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप एक फ्लो शीट देख रहे हैं, ये इस वीडियो के एंड पे लार्ज साइज में भी अवेलेबल है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड लेड चैम्बर प्रोसेस के रॉ मटेरियल्स हैं और उनमें से एक सल्फर है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है, वाटर या स्टीम है। उसके बाद हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं और इनको हम ये पूरा प्रोसेस समझने के बाद इनकी तरफ आएंगे और इनको देखेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे इन्हीं का कुछ मैकेनिज्म अवेलेबल है और उसके बाद हम इसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स को देखते हैं। तो इसमें पहला स्टेप जो है वो मेल्टिंग ऑफ सल्फर है और बर्निंग है एयर के साथ और हमने SO2 हासिल करनी है। तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। इसमें मेल्टिंग ऑफ सल्फर है। तो ब्लॉक डायग्राम में इस स्टेप से रिलेटेड जो यहाँ पे डायग्राम थी वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि जो सल्फर है यहाँ पे इस मेल्टर सेटलर में आ रही है और यहाँ पे हम इसको स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं और इस सल्फर को हम जो भी सॉलिड फेज में है उसको हमने मेल्ट कर देना है और मेल्ट की हालत में उसको स्टोर करना है। स्टोर करके फिर हमने उसको पंप के जरिए हम उसको बर्नर में लेके जाएंगे। तो अपना पहला पॉइंट देखते हैं कि स्टोर्ड सल्फर जो होगी हमने उसको मोल्टन कंडीशन में रखना है। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्प्रे करना है बर्नर में ले जाके, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे मेल्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ से सल्फर तो बर्नर तक पहुंच चुकी है। अब हम देखते हैं एयर। जो एयर है वो किस तरह की क्वालिटी की एयर हम बर्नर में इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप इसके सेकंड पॉइंट में देखें कि एंटरिंग एयर इन द सल्फर बर्नर मस्ट ड्राई, तो ड्राई होनी चाहिए और उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उसका एक लेवल है और उसका कितना लेवल होना चाहिए हमारे पास बिलो 35 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि जो एयर वहां पे बर्नर में एंटर हो रही है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बिलो 35 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। तो हम इसके लिए अगर नहीं है तो क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। कैसे ड्राई करेंगे? हम उसके लिए एक ड्राइंग एजेंट जो है वो H2SO4 लेंगे और क्योंकि H2SO4 में ये हाइग्रोस्कोपिक है और इसकी सलाहियत है कि ये नमी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। नमी मतलब मॉइस्चर को। और हम एक टावर में इसको एयर को और H2SO4 को जो कि 93 से 98% तक प्योर होगा, इनका आपस में काउंटर करंट यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस में इनका रिएक्शन करवाएंगे आपस में और कांटेक्ट करवाएंगे और जो एयर में मॉइस्चर होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे H2SO4 में और इसी तरह हमें जो है वो ड्राई एयर मिल जाएगी। फिर क्या होगा कि ड्राई एयर हमें इस बर्नर में जाने के बाद जो सल्फर आ रही है उसके
साथ मिक्स होगी और मिक्सिंग के बाद हमें SO2 मिलेगी। और उसकी कितनी SO2 मिलेगी हमें? अप्रॉक्स 11 से 12% तक हमें SO2 वहां पे मिल जाएगी, जो लेटेस्ट न्यू प्लांट है। और जो पुराने हैं उसमें इसकी परसेंटेज कम भी हो सकती है। अच्छा, अब बर्नर में हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने सल्फर को मेल्टिंग कंडीशन में रखना है, तो जो बर्नर है वहां पे कंबस्टन हो रही है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी हम उसको किसी यूज में लेके आएंगे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हमने जो स्टीम बनानी है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम इसी बर्नर से ले लेते हैं और उसी बर्नर की हीट से हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके वो सल्फर मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगले आप डायग्राम भी इसकी देख सकते हैं, यहाँ पे ये बर्नर वगैरह है इस तरह के होते हैं। और नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको वाइट पाइप नजर आ रहे हैं, ये गैसेस SO2 बनने के बाद क्योंकि उसके अंदर हीट होगी और कंबस्टन की हीट होगी, तो वो यहाँ से इन पाइप्स में से गुजरेगी और इन पाइप्स के एक्सटर्नल जो है जगह वहां पे वाटर अवेलेबल है और यही हीट उस वाटर में ट्रांसफर होगी। जब वाटर में हीट ट्रांसफर होगी तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और यही स्टीम हम जो अपनी सल्फर है उसको मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेप कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। हमारा सेकंड स्टेप ग्लोबल टावर प्रोसेस है और आप यहाँ पे देखें कि जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है हमने सिर्फ वही इस डायग्राम में इंटर किया है। यहाँ पे ग्लोबल टावर आप देख रहे हैं और ये बर्नर के बाद का स्टेप है, तो इसलिए हमने ये दो यहाँ पे फिक्स किए हैं ताकि आसानी से समझ आ सकें। आप इसकी थ्योरी में देखें फर्स्ट में कि जो पायराइट बर्नर से गैसेस आ रही हैं यानी कि SO2 बन के आ रही है और उसके साथ जो भी गैसेस हैं, क्योंकि SO2 तो हमारे पास 11 से 12% बन के आ रही है और उसके साथ जो भी गैसेस हैं वो 350 सेंटीडिग्री पे इंटर हो रही हैं। कहां पे? बॉटम ऑफ द ग्लोबल टावर। तो यहाँ पे आप ये एरो भी देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर है कि इसके बॉटम में इंटर हो रही है ये गैसेस। और इसके टावर के बारे में कह रहा है कि वो 30 फीट तक लंबा होता है और उसके अंदर पैकिंग हुई होती है। पैकिंग का मकसद क्या होता है कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो मैक्सिमम हो, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। और किस चीज से पैकिंग हुई होती है? यहाँ पे कुछ स्टोन वेयर्स होते हैं या फिर फ्लिंट्स होते हैं। ये फ्लिंट्स आप डायग्राम में देख रहे हैं किस तरह के होते हैं। जस्ट सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है। और नंबर 3 पे देखें कि ग्लोबल टावर वैसे तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और समझ नहीं आती अक्सर को। तो यहाँ पे आप देखें कि उसमें इंटर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 4 चीजें इसमें इंटर हो रही हैं। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पे आप डायग्राम में भी देखें कि ये सल्फर डाइऑक्साइड तो आपको पता है कि वो आ रही है बर्नर से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन, यहाँ पे आप डायग्राम में देखें जो उसका टॉप है कि यहाँ पे एक एरो शो कर रहा है कि नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसमें आ रहे हैं। ये हमारे पास दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या है? हमारे पास नाइट्रस विट्रियोल है और ये कहां से आ रहा है? मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास गेलुजिक टावर से आ रहा है। और यहाँ पे आप ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास गेलुजिक टावर है। ये इसकी बॉटम प्रोडक्ट हमारे पास नाइट्रस विट्रियोल है और नाइट्रस विट्रियोल के बाद ये एरो जो है यहाँ पे और ये जो पंप है ये इसको फेंक रहा है ग्लोबल टावर में, ठीक है। और ग्लोबल टावर में ये एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं हो सकी, वरना ये जो ऊपर जा रही है इनमें से एक जो है वो यहाँ पे ये नाइट्रस विट्रियोल का एरो है जो उसके टॉप पे है। और हमारे पास फोर्थ वन क्या है? लो कंसंट्रेटेड H2SO4 फ्रॉम लेड चैम्बर। तो ये जो पोर्शन है गेलोजिक टावर से पहले ये हमारे पास लेड चैम्बर का प्रोसेस है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से जो 50 बामी वाला हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें से भी कुछ हिस्सा सेल के लिए जाता है और कुछ हम उसको रिसाइकल करते हैं अपने यहाँ से। आप देखें कि ये जो एरो है ये भी इसको शो कर रहा है और ये पंप के जरिए हम
इसको इसके टॉप तक लेके जाते हैं। और जो दूसरा एरो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हम लो कंसंट्रेटेड H2SO4 हम इंटर कर रहे हैं। फोर्थ आप देखें कि जो गैसेस हैं वो तो ग्लोबल टावर के बॉटम से आ रही हैं, और जो लिक्विड हैं उनका हम क्या करेंगे, जो टॉप से आ रही हैं वो एक रोटेटिंग डिवाइस जो है उनको शॉवर कर रही है, वो उनको शॉवर करेगी। और आ क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे, एक तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है जो कि चैम्बर से आ रहा है, और इसको एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि जिसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी हैं, वो जो दूसरा गेलोजिक टावर से आ रहा है वो एक तो सल्फ्यूरिक एसिड है कंसंट्रेटेड, और इसके अलावा उसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मौजूद हैं। ठीक है, और ये दोनों चीजें टॉप से आ रही हैं, हम इनको शावर कर रहे हैं नीचे अपोजिट गैस के, जो कि बॉटम से गैसेस आ रही हैं, और इनका काउंटर करंट यानी अपोजिट डायरेक्शन में इनका कांटेक्ट होगा, और डाइल्यूट एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड में चला जाएगा, वो जो डाइल्यूट एसिड यहाँ पे चैम्बर से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम जो ग्लोबल टावर के बॉटम से हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसका टेम्परेचर 120 होगा, और 120 से 130 होगा, और इसके अलावा वो 80% प्योर एसिड हमें मिल जाएगा। और ये हमारी पहली प्रोडक्ट है जो कि हमें ग्लोबल टावर से ही एसिड मिल रहा है। हमारा फोर्थ स्टेप लेड चैम्बर प्रोसेस है जो कि ग्लोबल टावर के बाद आ रहा है, और इसमें क्या है कि ऑन लीविंग द ग्लोबल टावर से जो भी मिक्सचर होगा वो चला जाएगा लेड चैम्बर के अंदर, और उस मिक्सचर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होंगे, और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी जो कि हम स्टार्ट में एयर ले रहे हैं वहां से। और फिर क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे 90 सेंटीग्रेड तक, और फिर इसको लेड चैम्बर के अंदर लेके आएंगे। और ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी कि ग्लोबल टावर हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, और ये सारे का सारा मिक्सचर अब जा रहा है इसके अंदर लेड चैम्बर के अंदर। तो लेड चैम्बर के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, यहाँ पे जो नीचे है कि यहाँ पे स्टीम और वाटर स्प्रे हो रहा है इन पूरे गैस के मिक्सचर के ऊपर, इस स्टीम का और वाटर का स्प्रे हो रहा है। और थर्ड पॉइंट में देखें कि अगर तो गैसेस का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो हम वाटर का स्प्रे करेंगे, और अगर बिलो होगा तो फिर उसमें स्टीम इंटर करेंगे। और यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आप लेड चैम्बर के ऊपर देख रहे हैं। जो फोर्थ स्टेप है उसमें देखें कि लो वर्किंग टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर अ सेटिस्फैक्टरी रिएक्शन। अगर तो हमें एफिशिएंट रिएक्शन चाहिए तो हम उसका टेम्परेचर लो रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। और इसके अलावा ग्रेट केयर इज रिक्वायर्ड, और लेड चैम्बर में हमें जो जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पे आने के बाद अच्छी तरह मिक्सिंग हो गैसेस की, और यहाँ पे जो हम वाटर और स्टीम की सप्लाई दे रहे हैं हमने उसका भी ख्याल रखना है कि वो एक कंट्रोल्ड अमाउंट में जाएं, क्योंकि अगर तो कंट्रोल्ड अमाउंट में नहीं जाएंगी तो क्या होगा कि अगर ज्यादा वाटर या स्टीम देंगे तो वो अननेसेसरली डाइल्यूट हो जाएगा हमारा एसिड जो कि हमें प्रोडक्ट चाहिए। और अगर तो ज्यादा शॉर्ट देंगे तो क्या होगा कि ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी और वो हमारे लेड चैम्बर को ही नुकसान पहुंचाएगी, और उससे इसको खतरा है। ये था हमारा लेड चैम्बर प्रोसेस, और यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि स्टीम और वाटर का स्प्रे ही हो रहा है इसके ऊपर। और ये सारा जो सिस्टम है हम इसको कंट्रोल्ड कंडीशन में रखेंगे तो हमारा ये सारी जो प्रोडक्ट होगी वो नेक्स्ट सेक्शन में चली जाएगी। और हमारा नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं कि वो क्या है। हमारा फाइनल जो स्टेप है वो गेलोजिक टावर है, और ये क्या करेगा कि जब लेड चैम्बर से जो गैसेस आ रही हैं वो इसके अंदर इंटर होंगी और हम इसके ऊपर शावर करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को। तो यहाँ पे जो गैसेस लेड चैम्बर से आ रही हैं उनमें क्या चीज शामिल है, ट्रेसेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, और इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है।
तो ये जो गैसेस हैं ये गेलोजिक टावर में आने के बाद इनके ऊपर H2SO4 77% कंसंट्रेटेड जो होगा उसको हम शावर करेंगे, और ये जो गैसेस हैं जो कि लेड चैम्बर से आ रही हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होंगी, और ये क्योंकि जो भी ऑक्साइड्स इसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे तो एब्जॉर्प्शन के बाद हमें एक चीज मिलेगी जिसको हम नाइट्रस विट्रियोल कह रहे हैं। और नाइट्रस विट्रियोल जो है ये हम दोबारा चला जाएगा ग्लोबल टावर में, जो कि शुरू में हम बात कर चुके हैं ग्लोबल टावर की, और उसके टॉप में जाएगा, और इस तरह ये हमें ग्लोबल टावर के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है उसको बनने में हेल्प करेगा। लेड चैम्बर से निकलने वाला जो H2SO4 है वो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, और वो क्या होती हैं? लेड सल्फेट है, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और फिर इसको इन इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर लिया जाता है डिस्टिलेशन की मदद से। इसके अलावा आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं, और यहाँ पे जो अमोनियम सल्फेट है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को आपस में रिएक्शन करके फिर हमें H2SO4 जो दे रहा है वो इन इम्प्योरिटीज से पाक है। और यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट देखें आप कि यहाँ पे इसकी जो ब्लॉक फ्लो डायग्राम है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, और इसमें जो हम स्टेप्स सारे पढ़ चुके हैं आप इसको सामने रखकर वो दोबारा उनको देख सकते हैं। आप तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स को देख चुके हैं, अब हम केमिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं कि ये कैसे बने। तो यहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स में देखें, यहाँ पे 2 जो है वो लिखा है नाइट्रोजन परऑक्साइड। ये भी आगे एक मैकेनिज्म मौजूद है, ये नाइट्रोजन परऑक्साइड कहाँ से आते हैं ये भी आप देख लेंगे। और यहाँ पे सेकंड पे देखें सल्फर डाइऑक्साइड है और H2O है, और आपको पता है कि एक जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं और जो बर्नर है उसके अंदर सल्फर भी आ रही है, एयर भी आ रही है, ठीक है। और उन वहां पे जो भी रिएक्शन होगा इन दोनों का वो मिलके हमारे पास 11 से 12% सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। और फिर यही चीजें जो हैं वो आगे ग्लोबल टावर में भी जा रही हैं, और इसके अलावा लेड चैम्बर में भी जा रही हैं। तो लेड चैम्बर में आप देख चुके हैं कि ऊपर से स्टीम और वाटर की शावरिंग हो रही है। तो जब यही गैस क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद जो फालतू होगी वो लेड चैम्बर तक पहुंचेगी, तो वहां पे इनकी शावरिंग के बाद यहाँ पे हमारे पास एक एसिड वजूद में आएगा जिसका नाम है सल्फोरस एसिड इसको कहेंगे। और यहाँ पे आप देखें कि एक नाइट्रिक एसिड भी बन रहा है, और जो नाइट्रस विट्रियोल है जो कि गेलोजिक टावर से आ रहा है और जो ग्लोबल टावर है उसके टॉप में जाके शावर हो रहा है, और उसके साथ लेड चैम्बर प्रोसेस वाला H2SO4 भी शावर हो रहा है। ये दोनों चीजें ऊपर से ग्लोबल टावर के शावर हो रही हैं, और यही वो जो नाइट्रस विट्रियोल है वो हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। और ये भी क्योंकि गैसेस का मिक्सचर जब जा रहा है लेड चैम्बर के अंदर तो उसके ऑक्साइड्स भी जा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी जा रही है, और नाइट्रस विट्रियोल के जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये भी जा रहे हैं। और इनके साथ भी जब स्टीम और वाटर मिलेगा तो हमें एक एसिड मिलेगा, उसका नाम नाइट्रिक एसिड है। और ये जो है वो लेड चैम्बर से जो गैसेस निकल के जा रही हैं आप उनमें ज्यादातर वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और उसमें आपको पता है वो शावर कर रहे हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड को, और जो है वो एक नाइट्रस विट्रियोल हमारे पास बन रहा है। तो ये नाइट्रस विट्रियोल का फार्मूला है, और ये उसके बनने का जो रिएक्शन है ये भी आप देख रहे हैं, ये बनेगा गेलोजिक टावर में, ये भी मैंने लिख दिया। फिर जनाब क्या है कि ये हमारे पास जो लेड चैम्बर के अंदर जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन रहा है ये उसका रिएक्शन है। और अगर हम यहाँ पे इसकी ये ब्लॉक डायग्राम देखें तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पे ये जो कर्सर है, यहाँ पे जो लेड चैम्बर है यहाँ से ये एक एरो नीचे आ रहा है, और ये एरो 50 बामी जहाँ पे लिखा है इसके इस कॉर्नर से एक जो है वो लाइन जा रही है ग्लोबल टावर के अंदर। तो ये वो वाला हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है,
जो रिएक्शन कर रहा है और फिर हमें एक जो सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है प्योर कंडीशन में और दूसरी चीजें अलग हो रही हैं, ये लेड चैम्बर वाला हमारे पास H2SO4 है, ये जो आगे जा रहा था 50 बामी वाला। तो उसके बाद हमारा ग्लोबल टावर में भी क्योंकि बन रहा है और ये उसका क्योंकि उसमें नाइट्रस विट्रियोल भी आ रहा है और जो लेड चैम्बर से H2O था वो भी जो स्प्रे हो रहा था वाटर और स्टीम वो भी इस नाइट्रस विट्रियोल के साथ जब वहां पे जाएगा तो रिएक्शन के बाद हमारे पास H2SO4 बनेगा। तो ये रिएक्शन की कुछ डिटेल थी और उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैसे बने, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पे उनका ये अगर आपने डिटेल देखनी हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर ऑक्साइड की डिटेल मौजूद है कैसे बने। तो ये यहाँ पे आप एंड पे देखें कि ये उसका ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया गया है कि कौन सी चीज मिलेगी और दरमियान में जो ग्लोबल टावल है और लेड चैम्बर है वहां पे क्या होगा और एंड पे करते करते हमारे पास H2SO4 कैसे बनेगा। ये आप डिटेल में ऊपर वाले रिएक्शन को समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी, पसंद भी आया होगा और आपने कुछ नया भी सीखा होगा। तो मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।